हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आइसर भोपाल से। और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 4.7 सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किसी नॉइज़ का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें अलग बात क्या है, क्योंकि नॉइज़ भी एक टाइम डोमेन में डिफाइंड एक सिग्नल होता है। तो हम क्या जो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, उसको यूज़ करके नॉइज़ का फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते क्या? तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये है कि जैसा कि हमने आपको मॉड्यूल 2.7 में बताया था कि सिग्नल में और नॉइज़ में ये डिफरेंस होता है कि जो नॉइज़ होता है, हम उसे रैंडमली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट मानते हैं किसी सिग्नल का। यानी कि आपका अगर कोई सिग्नल है जो कि सपोज़ एक्स ऑफ टी है, जो इस तरह से सपोज़ वेरी कर रहा है, तो इसमें कई तरह के डिस्टर्बेंसेस ऐड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके सिग्नल में कुछ इस तरह का कोई और सिग्नल है, इस तरह से जो लग रहा है, वो इसमें एक्स ऑफ टी में ऐड होके वो एक आपके सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर रहा है। लेकिन हम वाई ऑफ टी को एज अ डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग सिग्नल प्रोसेसिंग के लैंग्वेज में हम इसे नॉइज नहीं कहेंगे, क्योंकि वाई ऑफ टी इज अ नाइस स्मूथली वेरिंग फंक्शन। तो हम किसी सिग्नल को नॉइज तब कहेंगे जब वो रैंडमली फ्लक्चुएट कर रहा हो। यानी कि अगर कोई सिग्नल एकदम इस तरीके से रैंडमली अगर फ्लक्चुएट कर रहा है विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, तब हम उसे नॉइजी सिग्नल कहेंगे। और नॉइज का सिग्नल का सबसे एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो उसे सिग्नल से डिफरेंशिएट करता है, वो ये है कि नॉइज हर टाइम इंस्टेंट पे एब्रप्टली जंप करता है। यानी कि जो नॉइज सिग्नल होता है वो एक कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल नहीं होता है। तो इसीलिए जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम उसे यूज करके नॉइज का फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? तो नॉइज़ को स्टडी करने के लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिग्नल प्रोसेसिंग में, कम्युनिकेशंस के स्टडी में, इकोनॉमिक्स के एनालिसिस में बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉरिलेशन। तो कॉरिलेशन का मतलब क्या है? कॉरिलेशन का मतलब ये है कि सपोज आपके किसी एक टाइम इंस्टेंट पे कुछ नॉइज़ की कुछ वैल्यू है, और आफ्टर सम टाइम टाउ उस नॉइज़ की कुछ और वैल्यू है। तो अभी ये सवाल आता है कि ये जो दो टाइम इंस्टेंट्स पे जो नॉइज़ की वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू तो रैंडमली फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन हम क्या ये बता सकते हैं कि क्या उन दोनों वैल्यूज में कुछ कॉरिलेशन है कि नहीं? यानी कि अगर हमें एक वैल्यू अगर पता है, तो क्या हम उस दूसरे वैल्यू के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या क्या हम कह सकते हैं कि हमें अगर इस टाइम इंस्टेंट पे अगर हमें नॉइज की वैल्यू अगर पता है, तो क्या हम इस दूसरे टाइम इंस्टेंट पे नॉइज कितना होगा, ये हम विद सम प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं क्या? तो ये जो मेजर है, इसे नॉइज का कॉरिलेशन कहा जाता है। और कॉरिलेशन जो है वो स्मूथ फंक्शन होता है, ऑल्दो जैसा कि मैंने बताया कि नॉइज बाय इटसेल्फ इज अ रैंडमली फ्लक्चुएटिंग सिग्नल, तो इसीलिए हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन नॉइज का जो कॉरिलेशन होता है वो एक स्मूथली वेरिंग फंक्शन होता है। तो एग्जैक्टली ये नॉइज का कॉरिलेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं वो एक अलग बात है। हम उसके डिटेल्स में अगेन नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आपको आपको अभी उसका एक्सप्रेशन बता दे रहे हैं। सो इसे यूजुअली आर से डिनोट किया जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टाउ, वेयर टाउ इज नॉट द टाइम ऑफ द सिग्नल, बट टाउ क्या है? वो है दो पॉइंट्स के बीच में टाइम गैप। यानी कि कॉरिलेशन फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे नहीं डिफाइन हो रहा है, बट इट इज अ फंक्शन ऑफ द टाइम गैप बिटवीन टू पॉइंट्स जिनके बीच में आप कॉरिलेशन निकाल रहे हैं। तो क्योंकि हमारा जो नॉइज सिग्नल है वो एक रैंडमली फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है,
तो इसी के लिए यहाँ पे थोड़ा प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज होता है, पर क्योंकि हमने आपको इस कोर्स में प्रोबेबिलिटी थियरी के बारे में बताया नहीं है तो हम इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन आप बस इतना समझ सकते हैं कि हम इसे कैलकुलेट करते हैं एज एक्सपेक्टेशन ऑफ n ऑफ t इंटू एन ऑफ t प्लस टाउ। तो हमारा n क्या है? n है हमारा नॉइज सिग्नल। तो ये फंक्शन आपको क्या बताता है कि जो आपका नॉइज है एट टाइम t और जो नॉइज सिग्नल है एट टाइम t प्लस टाउ, उन दोनों में कितना कॉरिलेशन है। और इस एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन इज सम काइंड ऑफ एन एवरेज ओवर प्रोबेबिलिटी मेजर, यानी कि आपको अगर n ऑफ t का अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, यानी कि क्योंकि n रैंडमली वेरी हो रहा है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है और वो ये बताता है कि किसी एक टाइम इंस्टेंट पे n की जो वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि n 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, -4.5 भी हो सकता है। तो n एट किसी भी एक गिवन टाइम पे जो वैल्यू लेगा वो किस प्रोबेबिलिटी से वो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, अगर हमें वो पता है तो फिर उसको यूज करके हम इस प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका अगर कोई रैंडम वेरिएबल है, सपोज इस केस में n, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सपोज p ऑफ n, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन ऑफ n है वो होगा इंटीग्रेशन n टाइम्स pn dn फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये है फॉर्मूला किसी भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालने का, और यहाँ पे आप उन दोनों को प्रोडक्ट करके आप उनका एक्सपेक्टेशन इसी फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम जब इस एक्सपेक्टेशन को कंप्यूट करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो होगा फंक्शन ऑफ टाउ, वेयर टाउ इज द टाइम गैप बिटवीन द टू। यहाँ पे ऑब्वियसली हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ये r फंक्शन है ये t पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कुछ कुछ केसेस में वो t पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन जनरली जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमारे पास जो नॉइज होती है उसमें ये t पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ टाउ पे डिपेंड करता है। तो अभी ये जो r है दिस इज अ कंटिन्यूअसली वेरिंग फंक्शन। तो अब इस फंक्शन का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, और उसका हम स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला यूज करके हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो हमें जो फंक्शन मिलता है उसे s ऑफ ओमेगा डिनोट किया जाता है और इसे कहते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो अब नॉइज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर पढ़ेंगे किसी किताब में या किसी पेपर में तो आपको बताया जाएगा कि नॉइज का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के रूप में बताया जाता है, और नॉइज अलग अलग तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उस नॉइज का सोर्स क्या है। तो अलग अलग नॉइज के जो सोर्सेस होते हैं जनरली उनका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अलग होता है। तो आपके अगर गिवन सिग्नल में अगर कुछ नॉइज है जिसे आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके फिजिकल सोर्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके आप बता सकते हैं कि उस सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा, और फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप उस सिग्नल में से उस नॉइज को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले कि हमने आपको फिर से याद दिलाया कि जो नॉइज होता है वो एक रैंडमली फ्लक्चुएटिंग सिग्नल होता है, तो उसकी वजह से हम उसका स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करके उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नॉइज को हम इस एक्सपेक्टेशन फॉर्मूले को यूज करके उसका कॉरिलेशन निकालते हैं, जो हमें बताता है कि किसी दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे जो कि टाउ टाइम से सेपरेटेड हैं उन दोनों नॉइज के जो वैल्यूज के बीच में कितना कॉरिलेशन है। और ये जो कॉरिलेशन फंक्शन होता है ये यूजुअली सिर्फ टाइम गैप पे डिपेंड करता है, ना कि उस सेपरेट टाइम इंस्टेंट पे। तो ये r ऑफ t जब हमें मिल जाता है, r ऑफ t एक कंटिन्यूअसली वेरिंग स्मूथ फंक्शन भी होता है, तो फिर हम इसका स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करके इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं।
जिसे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग-अलग फिजिकल नॉइज सोर्सेस के लिए ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अलग-अलग होती है। तो किसी एक गिवन सिग्नल प्रोसेसिंग के प्रॉब्लम में हम अगर सिग्नल में से नॉइज हटाना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो नॉइज़ उस सिग्नल में आया कहाँ से, ताकि हम एस्टिमेट कर पाएँ कि उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसा होगा, वो फ्रीक्वेंसी के साथ में कैसे वेरी करेगा, ताकि हम उस नॉइज़ को फिर सेपरेट कर पाएँ। तो अगले मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि नॉइज़ के अलग-अलग टाइप्स क्या होते हैं और उनके कुछ फिजिकल सोर्सेस क्या होते हैं। थैंक यू।